Good morning, students. Today we are going to check another chapter that is cost of capital. Good morning, students. Today we are going to see another chapter that is cost of capital. So we have to learn what cost of capital is. Cost of capital, as the chapter suggests, there are two words, common words. You are having one is cost and other is capital. We know that there are different types of capital available in a firm, in a business, to invest. Capital may be in the form of, broadly, if we can see that, see capital may be in the form of debts or equity. Debts comprises all the capital which are interest bearing capital, like debentures, loans. Another part is equity. Equity comprises all the capital which are bearing a dividend, like equity shares capital, preference shares capital. Apart from this equity and preference share capital, we are also having retained earning as a mode of finance. So we have to learn over here on these all capital what does cost means. For example, we are having debenture. So debenture or loans, they will ask us to for the payment of interest, and the equity, they will ask to get some dividend in the form of their earnings. तो ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट जो मिलना है कैपिटल्स पर, चाहे वो कैपिटल्स डेट्स वाली हो, डिबेंचर लोन्स हो, या इक्विटी वाली हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इन्हीं को हम जो है वो देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही इंटरेस्ट और डिविडेंड हमारे लिए कॉस्ट होती है कैपिटल के ऊपर। तो आज जो हमें देखना है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखना है। तो व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, दे आर सेइंग cost of capital is the minimum required rate of earning. Cost of capital क्या है? Cost of capital बोल रहे हैं minimum required rate of earning है, और the cut off rate for capital structure, sorry, capital expenditure. Capital expenditure के लिए cut off rate है। कट ऑफ रेट क्या है ये मैं आखिरी वाले इस पॉइंट के अंदर बताऊंगा कि कट ऑफ रेट जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए फर्दर बता रहे हैं, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ हर्डल रेट। एक इसके अंदर चीज बताई हुई है, ये हर्डल रेट, इसको क्या नाम दे करके बता रहे हैं कि इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज हर्डल रेट। बिकॉज इसलिए कहा जाता है इसको हर्डल रेट क्योंकि दिस इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है। यानी एटलीस्ट हमें, यानी फर्म को कम से कम अर्निंग जो करनी होगी, या रेट ऑफ रिटर्न अपने एक्सपेंडिचर पर या इन्वेस्टमेंट पर चाहिए होगा, वो रेट ऑफ रिटर्न काय के बराबर होगा, सारी की सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर, सारी की सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर। फर्दर इसमें बता रहे हैं एनी इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट कवर the firm's cost of fund will reduce shareholder wealth। कह रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि कॉस्ट ऑफ फंड को कवर नहीं कर पा रहा हो, या कॉस्ट ऑफ फंड्स को, कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, यानी उनके रिटर्न को चुका नहीं पा रहा है, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, इससे ये होगा कि हमारा शेयर होल्डर की वेल्थ रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं कि इफ यू हैव
बोरो मनी एट 10%, अगर आपने जो है मार्केट से 10% रेट पर जो है वो मनी बोरो कर रखी है और उस मनी को आपने इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट मेक एन इन्वेस्टमेंट विच अर्न 7%, और वो इन्वेस्टमेंट हमको सिर्फ 7% ही रिटर्न दे रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे वेल्थ, जो कि शेयर होल्डर की वेल्थ है, वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम इसका वाइस वर्सा सिचुएशन देखें कि हमने जो था वो बोरो कर रखे फंड 7% पर, बोरो कर रखे फंड 7% पर, और इन्वेस्टमेंट हमको रिटर्न जो दे रही है 7 नहीं 10% दे रही है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट मिल रहा है कि 7% का इंटरेस्ट या कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चुकानी है, और रिटर्न जो मिल रही है इन्वेस्टमेंट पर, वो रिटर्न हमें मिल रही है इन्वेस्टमेंट पर 10% की। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिचुएशन को वाइस वर्सा कर दिया है, अपोजिट सिचुएशन कर दी है, तो यहाँ पे फिर वेल्थ जो है रिड्यूस होने के बजाय शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उनको रिटर्न देनी है वो सिर्फ 7% की रिटर्न दे रही है आउटसाइडर्स को, और उनको खुद जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रही है वो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज्यादा मिल रही है, अगर सिचुएशन को वाइस वर्सा करते हैं 10% पर। तो यही होता है कि हम जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे मिनिमाइज करके देखें, कैसे हम जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स होती हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स होती हैं, वो हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो है वो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पहली स्लाइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे पहली स्लाइड में बता रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस किस फॉर्म की हो सकती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये डेट्स की फॉर्म की हो सकती है, मैंने हाईलाइट करा हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर किसकी फॉर्म में हो सकती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिफर्ड इक्विटी के फॉर्म में हो सकती है। प्रिफर्ड इक्विटी को आप लोग आसानी से जानते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, प्रिफर्ड इक्विटी को आप लोग आसानी से कैसे जानते हैं, प्रिफर्ड प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा जो फॉर्म है कैपिटल की, तीसरी फॉर्म कैपिटल की है कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। कॉमन इक्विटी को आप जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। फर्दर यहाँ पे देखें तो कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ डेट्स के दो तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है। एक कॉस्ट निकाली जाती है तो वो उसको डिवाइड करा हुआ है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर या रिडीमेबल डेट्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कुछ डिबेंचर जो है वो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है डिबेंचर के, हमने यहाँ पर जो है दो टाइप्स डिबेंचर्स के जो है वो पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक रिडीमेबल डिबेंचर और एक इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो कि एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं। रिडीम होने का मतलब रीपेमेंट हो जाना। डिबेंचर्स एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद रिडीम्ड हो जाते हैं, तो ऐसे डिबेंचर की या ऐसे डेट्स की कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। कुछ ऐसे जो है वो डिबेंचर होते हैं या डेट्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी या फर्म चलते रहते हैं, इनका रीपेमेंट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल वाइंडिंग अप की सिचुएशन नहीं आ जाए, अनलेस एंड अनटिल वाइंडिंग अप की सिचुएशन नहीं आ जाए, यानी कंपनी को बंद होने की सिचुएशन ना हो जाए, तब तक ये कंपनी के साथ चलते रहते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर या इररिडीमेबल डेट्स। तो इसकी जो कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे उसका वो नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे ही सेम पैटर्न पर प्रेफरेंस स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स की भी कॉस्ट होती है। प्रेफरेंस शेयर भी बहुत टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल, क्युमुलेटिव और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत टाइप्स के जो है प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। आप लोगों ने पीछे जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ रखे होंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात अगर होती है तो दो ही टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े जाते हैं।
वो है एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी इसके अंदर जो कॉस्ट हम देखेंगे वो देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी के अंदर दो फॉर्म जो है वो हमने डिवाइड कर रखी हुई हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। एक तो कॉमन इक्विटी में इक्विटी शेयर्स को ही रखा गया है, तो यहाँ पे जो देखेंगे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर देखेंगे। दूसरा कॉमन फॉर्म जो देखा गया है वो देखा जा रहा है रिटेन अर्निंग, क्योंकि रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का पार्ट होता है लेकिन उसका हक या राइट जो है इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ही इस रिटेन अर्निंग को भी शेयर करते हैं, क्योंकि इस पर भी अधिकार किसका होता है, इस रिटेन अर्निंग पर भी अधिकार कॉमन इक्विटी का ही होता है। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम कल देखेंगे। कल हम जो देखेंगे वो टैक्सेस और फिर इनमें सारी एक एक इक्विटी प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ डेट्स इन सबको जो है वो एक एक करके हम जो है फॉर्मूला वाइज जो है देखेंगे। आप लोगों को जो भी इसके अंदर